नमस्कार, सभी को प्रणाम। आप लोगों की प्रार्थना बहुत अच्छी थी। सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जय जिनेंद्र सर। नमस्ते सर, जय जिनेंद्र सर। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। जय जी। सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी थी। मैंने लगभग जिन जिन लोगों ने प्रार्थना भेजी हैं सबकी प्रार्थनाएं मैंने क्लास में पढ़ी थी। तो अब बात यहाँ पे निकल के आती है कि किसकी प्रार्थना अच्छी और किसकी खराब। तो मेरा यही कहना है कि एक सेकंड म्यूट कर देते हैं सबको। तो मेरा यही कहना है कि सबकी प्रार्थनाएं बहुत अच्छी थी क्योंकि सबकी प्रार्थनाएं दिल से थी। ठीक है जी। और जब दिल से प्रार्थना थी तो प्रार्थना अच्छी थी। और बहुत सारे मतलब फीडबैक रिसीव हुए जिन्होंने दिन में प्रैक्टिस किया लोगों ने। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपके एहसास क्या थे। तो आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है एहसास, मतलब एहसास और नेतृत्व। ठीक है जी। जो टेक्निक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो टेक्निक डार्क साइकोलॉजी की एक पावरफुल टेक्निक मानी जाती है, जिसको काइंड ऑफ बियॉन्ड द मेडिटेशन बोला जाता है कि ये मेडिटेशन से बहुत अलग टेक्निक है। लोग इसको मेडिटेशन समझ के करने की कोशिश करेंगे तो ये टेक्निक खराब हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अमीर तो बनना है, या हमें पैसा तो चाहिए, या हमारी डिजायर तो है। लेकिन जो चीज ऐसी भी कोई चीज है हमारे दिमाग के अंदर जो नेतृत्व करती है इस बात का कि मैं अमीर बनूंगा कि गरीब। कोई ऐसी वस्तु, कोई विचार हमारे दिमाग के अंदर जो इस बात का नेतृत्व करे कि मैं अमीर बनूंगा या नहीं। ठीक है जी। हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी चीज है। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है मेरी? सभी को क्लियर आ रही है? ओके। जिनको नहीं आ रही है आप मेरा एड्रेस लेके 1 किलो बादाम काजू भेजिए, तो मैं चार्ज होके बोलूंगा आपके साथ। ओके। तो ऐसा हमारे दिमाग में क्या है जो नेतृत्व करता है हमारे दिमाग का। अब हमारे दिमाग में नेतृत्व करने वाली कौन सी चीज है? हमारे दिमाग में नेतृत्व करने वाले हैं हमारे विचार। और हमारा जो विचार है, हमारे विचार का नेतृत्व कौन करता है? जो हमारे विचार है, हमारे विचारों का नेतृत्व करते हैं हमारे एहसास। समझते हैं आप इस बात को? जो चीज दिमाग में है, कोई भी विचार, जब तक वो एहसास नहीं बनता तब तक वो हमारे दिमाग की परमानेंट थ्योरी नहीं बनता। एहसास कैसे बनती है कोई भी चीज? आप कुछ भी खाते पीते हैं उसका टेस्ट हमारे दिमाग में जमा होता है। गर्म ठंडे को टच करते हैं, उसको आप महसूस करते हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर जमा होती है चीजें। तो ऐसा ही एक बड़ा जबरदस्त एहसास है हमारे जीवन के अंदर जिसको बोला जाता है फियर ऑफ मनी। क्या बोला जाता है? फियर ऑफ मनी। अब इसके ऊपर ना एक कहावत लागू होती है कि तराशोगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ढूंढोगे तो जितनी चाहो उतनी कमियां आप उस चीज के अंदर ढूंढ के दिखा सकते हो। आई एम राइट? तो जब हम किसी चीज के अंदर कमियां ढूंढनी शुरू करते हैं तो हम उसकी चीज के अंदर कमियां ही कमियां ढूंढ के लेके आते हैं। ठीक है जी। और जब हम किसी चीज को तराशना शुरू करते हैं तो चीज एक अलग रूप में हमारे साथ निकल के आती है। अभी हमें अपने दिमाग के साथ क्या करना है? हमें अपने दिमाग के साथ यही गेम प्ले करना है जो हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम क्या करते हैं? धन को लेके हमारे दिमाग में कमियां चलती हैं। कमियां, एक फियर है। मान लो कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। शेयर मार्केट कौन है पता है आपको? शेयर मार्केट इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। वो कभी गरीब नहीं होता क्योंकि इसका निर्माण धन से हुआ है और वो हमेशा धनवान रहेगा। चाहे कुछ भी होता रहे इधर उधर, शेयर मार्केट कभी गरीब नहीं होता, शेयर मार्केट हमेशा अमीर रहता है।
ओके, हम शेयर मार्केट से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा ऐसा बिलीफ सिस्टम है, कहीं पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अच्छे अच्छे सीखे हुए लोग, जिनको जो सीखे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो भी डर जाते हैं। फिर कुछ मेरे जैसे लोग उनको रास्ते में मिल जाते हैं, बोलते हैं भाई कुंडली अलाउ नहीं कर रही, शेयर मार्केट में पैसा मत डालना। तो हम उनके डर को वजन दे देते हैं कि नहीं, आपको अकेले नहीं हो। आपका डर अगर 5 किलो है तो 5 किलो किसी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट ने डाल दिया कि 10 किलो हो गया। फिर भी अगर वो कभी हिम्मत कर ले तो वो व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता। क्यों नहीं कमा सकता? क्योंकि शेयर मार्केट का डर उसके अंदर पहले से ही था। अब वो चाहे कोई भी रेमेडी कर ले, वो जो डर है वो डर उसके दिमाग से खत्म नहीं होगा। ऐसे ही पैसे को लेके हम एक जीवन में, पैसे का एक पहलू है जिसको हम बोलते हैं अपराध बोध। पैसे को लेके अपराध बोध हमारे अंदर बचपन से रहता है। ठीक है जी। खासकर अब समझिए, एक अमीर का बच्चा छोटी उम्र में गाड़ी चलाता है और एक गरीब का बच्चा डरता रहेगा, उसके माँ बाप डरते रहेंगे कि गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी नहीं चलानी। आई एम राइट? अब अपराध बोध कहाँ है? गरीब के अंदर। एक्चुअली हम गरीबी को अच्छा मानते हैं। ठीक है, हमारा ये मानना है कि हम गरीब हैं इसका मतलब हम सच्चे हैं, अमीर है इसका मतलब वो झूठा है। इस बात में कोई डाउट नहीं है। हम इस बात को मैक्सिमम टू मैक्सिमम गरीब लोग इस बात को फॉलो करते हैं कि हम तो ठीक हैं जी, जहां हैं जैसे हैं हम तो ठीक हैं। जो अमीर होते हैं वो खराब होते हैं। और दुनिया की किसी भी किताब के अंदर ये नहीं लिखा कि गरीबी वरदान है और अमीरी अभिशाप है। लिखा है किसी किताब के अंदर पढ़ा आपने अमीरी अभिशाप है, गरीबी वरदान है? नहीं है। उल्टा लिखा है कि गरीबी अभिशाप है और अमीरी वरदान है। लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर अपने उस विचार को नेतृत्व करने देते हैं अपने ब्रेन के अंदर, जो कहता है कि गरीबी क्या है, गरीबी बहुत अच्छी चीज है, और अमीरी के अंदर हम कमियां ढूंढते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अमीरों के अंदर अपराध ढूंढते हैं। हम अमीरों के प्रति अपने विचार जो रखते हैं वो अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं हम उस विचार को अलग? क्योंकि हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है पास्ट के अंदर, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, या हमने कहा अमीर इगोस्टिक होता है, अमीर ऐसा होता है, अमीर वैसा होता है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है तो क्या सिर्फ दौलत है? उस दौलत को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। और क्या आप अपनी दौलत के विचार को उस व्यक्ति से शेयर करना चाहेंगे जो उस विचार को समझे ही ना, जो इस नियम को समझे ही ना? कोई भी अमीर व्यक्ति की, जिसको हम ईगोस्टिक बोलते हैं, एक्चुअल में वो उसकी ईगो नहीं होती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो व्यक्ति कभी भी अपनी उस पोजीशन को खोना नहीं चाहता। आप खोना चाहेंगे जो कुछ आपके पास है उसको? कोई भी नहीं खोना चाहेगा, तो वो भी नहीं खोना चाहता, इसलिए वो शांत रहता है, हमसे कम बात करता है, या फिर उसके वाइब्स हमसे मैच नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही गरीबी वाली है। हमें लगता है वो अमीर है तो खराब है, वो अमीर है तो हमसे बात नहीं करता, वो अमीर है तो ऐसा है, वो अमीर है तो वैसा है। हम स्वयं को तराशने वाले विचारों का नेतृत्व करने की जगह उनके बीच में खामियां निकालने वाला काम करते हैं लाइफ टाइम। इस वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसको बोलते हैं अपराध बोध। हम पैसे को लेके अपनी एक आपराधिक सोच बनाते हैं, क्योंकि हम अमीर को गंदा नहीं कह रहे हैं किसी, हम अमीरी को बुरा कह रहे हैं। हम उस व्यक्तिगत व्यक्ति को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम पैसे को बुरा कह रहे हैं। हम भयभीत हो जाते हैं उस मोमेंट के ऊपर जब हमारा सामना पैसे के साथ होता है। कितने लोग भयभीत हो जाते हैं जब आपको पैसा मिलता है तो? अब आपसे दो बात पूछते हैं। आपकी बॉडी में 8 लीटर खून है मान लो, ठीक है, 7 लीटर 8 लीटर जितना भी होता है।
और कोई बोले कि इस खून को छुपा के रख लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा, तो क्या आप उस खून को छुपा लेंगे बोतल में निकाल के? नहीं छुपाएंगे। अगर शरीर में खून का प्रवाह लगातार होता रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, राइट। और जीवन में पैसे का प्रवाह होता रहेगा तो हम आर्थिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। बट हम क्या करते हैं, पैसा आता है तो हम खून निकाल के अलग रख देते हैं, ठीक है जी। हम पैसे को छुपाना शुरू कर देंगे, पैसे के साथ डिफरेंट डिफरेंट भावों को जोड़ देंगे। ऐसा करते हैं ना हम, सभी ने छुपाए होंगे। अब मना मत करना, मोदी जी ने सबके निकलवाए थे 2016 में, हर जगह से। जो पैसा हम छुपाते हैं वो छुपाना क्या है, दैट इज ए फियर ऑफ मनी। और जब प्रकृति के कुछ नियम है, प्रकृति का नियम है, हम 90% जो हमारी लैंड है वो पानी पहाड़ जंगलों से बनी हुई है, 10% लैंड हम ह्यूमन के पास है। उस 90% के अंदर 72% वाटर है। और वाटर का क्या काम है, पानी आता है और जाता है, बहता है, बहता है और बहता है, मतलब पानी ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। तो जो चीज बहती रहेगी वही तो हमारे काम की है। जैसे हमारी नदियों में खून बहता है, हम उस पैसे को जोड़ने की, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर कोई काम करे तो समझ में आता है। मल्टीप्लिकेशन हमें अमीर बनाती है, बट उस पैसे के प्रति जो हमारी दूसरी विचारधाराएं हैं वो हमें गरीबी की ओर लेके जाती हैं। अपराध बोध, इसको बोलते हैं दूसरों की लैंग्वेज में, कि हम पैसे को दोष देते हैं बट पैसा भी हमें दोष देता है, क्योंकि हमारी जो सोच है पैसे के लिए वो आपराधिक है। हमारा जो पैसे को लेके व्यवहार है वो आपराधिक है। आपराधिक मतलब क्रिमिनल है, ठीक है, वी आर क्रिमिनल उस केस के अंदर। और हम पैसे की जो व्याख्या है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब आपको एक बात आते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हर चीज में पाया जाता है जो भी पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है जी। सोने में भी होगा, चांदी में भी होगा, लोहे में भी होगा, और ये चीज पैसे में भी होगी, नोट में, कागज के नोट के अंदर। बट कहीं कम मात्रा में और कहीं ज्यादा मात्रा में, कहीं ये चीज थोड़ी मात्रा में होगी और कहीं ये चीज ज्यादा मात्रा के अंदर होगी। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक एनर्जी है तो मनी क्या है, पैसा क्या है, एनर्जी। क्या हमें इसके फ्लो को ढूंढना चाहिए? पैसे को लेके जो अपराध बोध है वो किस प्रकार के हैं? पैसे को मल्टीप्लिकेशन के लिए जुए में लगा देना, पैसे को चोरी करना, पैसे को भला बुरा बोलना, पैसे के साथ हमारा एक, पैसे की वास्तविकता को महसूस ही ना करना, सबसे बड़ा अपराध बोध है। जो कि एक डॉक्टर विलियम डिसूजा, जो कि अमेरिका के डॉक्टर हैं, जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, उनका एक कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास की बात है, लोअर क्लास की बात नहीं हो रही है, उनका एक थॉट तो पक्का है, वो पैसे की वास्तविकता को महसूस नहीं करते हैं। मतलब हम पैसे की प्रेजेंस को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस नहीं करते हैं। और उनका ब्रेन की जो डिजायर्स हैं वो बहुत श्रिंक हैं, श्रिंक मतलब श्रिंक हैं। अगर मेरा पड़ोसी 4 मंजिल बनाएगा ना तभी मेरे अंदर 4 मंजिल बनाने का विचार आएगा, जल्दी से नहीं आएगा। हम सिर्फ और सिर्फ लोअर कंपटीशन के ऊपर प्ले करते हैं, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसा ही है ना कि हम लोअर कंपटीशन पे प्ले करते हैं। और अगर धन का संग्रह करना हो तो हमें लोअर कंपटीशन के ऊपर कभी भी प्ले नहीं करना। लोअर कंपटीशन और हाई कंपटीशन की बात करते हैं। मान लो हम 500 लोग हैं, ठीक है, 500 लोगों में से किसी एक ने व्यापार करना है हम में से। मान लो
किसी एक का नाम पकड़ते हैं यहाँ पे। नीतीश पटेल जी को मान लो व्यापार करना है, ठीक है जी। तो नीतीश पटेल जी ने 500 लोगों को एक ग्रुप बनाया और कहा कि सब मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं एक व्यापार करूंगा, और जैसे ही मेरा व्यापार से जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम बराबर का बांटेंगे। तो हम में से कितने लोग इनको 1,000 रुपया दे देंगे 500 लोगों में से? 500 500 लोग अगर 1,000 रुपया इनको देते तो इनके पास कितना पैसा आ रहा है? 5 लाख, ठीक है जी। 5 लाख ही आएगा ना? ओके। तो 5 लाख रुपए इनके पास कितनी देर में आ गया अगर हम इस क्लास में डिसाइड कर लें तो? ये बात मिनटों में। कितनी देर में आ गया? मिनटों में। तो वो कहते हैं कि अपने दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस रखो, ऐसा काम रखो जो कि सीमित लोगों तक ना हो, जो असीमित लोगों तक आप पहुंचा सको। जितना ज्यादा असीमित लोगों तक और जितनी छोटी ट्रांजैक्शन आप करोगे उतने ज्यादा आप अमीर बनोगे। और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनका जो फोकस रहता है वो सीमित ट्रांजैक्शंस के ऊपर रहता है। मतलब वी आर ए रिटेलर, हम रिटेल करते हैं या फिर हम होलसेल करते हैं, ठीक है जी। हम कुछ ऐसा नहीं करते जिससे हमारी रेवेन्यू इनकम बने लाइफ टाइम। और रेवेन्यू इनकम बनाने से हमें डर लगता है, क्योंकि जल्दी से हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, और भरोसा ना करने का मतलब है डर, ठीक है जी। अब रेवेन्यू इनकम क्या होती है? रेवेन्यू इनकम का एक आइडिया लेते हैं। मान लो सबके घर में टीवी तो हो गई, किसी घर में टाटा स्काई होगा, किसी घर में एयरटेल होगा, किसी घर में कुछ भी होगा। तो हर महीने 300 रुपये तो आप भरते होंगे अपना टीवी रिचार्ज करने के लिए। तो जिसके पास वो पैसा जा रहा है, जिसकी कंपनी के पास, वो हर महीने जा रहा है, ठीक है जी। और लाखों करोड़ों लोग भरते होंगे। और वो व्यक्ति इतना भी दिमाग रखता है कि 30 दिन के महीना जो कैलेंडर में दिखाई देता है वो हमें 28 दिन का दिखाता है। हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन वो हमें 28 दिन का दिखाता है। ऐसा ही होता है ना। अब हर महीने से 2 दिन वहां से चुरा लेता है वो आदमी। और हर महीने के 2 दिन का अगर आप कैलकुलेशन लगाओ तो एक साल के कितने दिन हुए उसके पास? 24 दिन। तो जब वो आपका टीवी लगा के जाता है तो कहता है जी 28 दिन में आपको फ्री दे रहा हूँ पहले, ठीक है जी। और एक साल अगर आप उसकी चीज को चला लेते हो तो क्या उसने आपको कहीं भी कुछ भी फ्री दिया? कुछ भी फ्री मिला आपको? नहीं मिला। भारत के लगभग लगभग 90% लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेट यूज कैसे करते हैं। आपने कहा 2 GB डेटा, उसने कहा दे दिया जी 2 GB डेटा। लेकिन आपको उस 2 GB डेटा का हिसाब लेना आता है कभी उस कंपनी से? कभी भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। बहुत कम एक्सपर्ट होंगे जो इस बात पे गौर भी करते होंगे मेरा 2 GB डेटा खत्म कैसे हो गया, ठीक है। और अगर मेरा डेटा बचा मुझे कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो मैंने कहाँ यूज किया, वी डोंट नो। लेकिन जा कहाँ रहा है वो? ओके। आपकी आज से लगभग लगभग मेरे ख्याल से 8 साल पहले की बात है। 999 रुपए का रिचार्ज करवाइए और लाइफ टाइम इनकमिंग पाइए। यही था ना स्कीम। और पूरी दुनिया ने 999 रुपए के रिचार्ज करवाए थे। 990 का रिचार्ज करवाओ और लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री पाओ। मिल गई। आप मत करवाओ रिचार्ज, जब क्या आपकी इनकमिंग बंद नहीं होगी? नहीं मिलेगी। अब क्या बोलेंगे? नहीं जी आपको रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा, चाहे 35 रुपए का करवाओ चाहे 50 रुपए का करवाओ, रिचार्ज तो आपको करवाना पड़ेगा। आप जब डीपर लेवल पे सोचोगे तो आपकी जेब कहाँ कहाँ कटती है, आप गरीब कैसे बन रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन आपकी जेब जेब काट रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम दौलत की परवाह नहीं करते। हम क्या है, भाग रहे हैं रेस में, पीछे क्या छूट गया उस बात पे ध्यान नहीं देते। और पीछे छूट जाती हैं ऐसी बहुत सारी चीजें। कौन सी कंपनी थी वो? फेयर एंड लवली लगाओगे तो गोरे हो जाओगे 3 महीने के अंदर। तो एक व्यक्ति था, उसने 3 महीने रोज वीडियो रिकॉर्डिंग करके फेयर एंड लवली लगाई, 3 महीने लगातार। अब वो उसके जीन्स ही काले थे, बिहार साइड का व्यक्ति था, नहीं हुआ गोरा।
ठीक है जी, उसने शाहरुख खान की एड के ऊपर केस कर दिया, कंपनी को 9 लाख से 12 लाख रुपए का जुर्माना उसको देना पड़ा। कह रहा जी मैं तो नहीं हुआ, फेयर एंड हैंडसम के ऊपर उसने केस किया था, देना पड़ा कि जी मैं तो नहीं हुआ गोरा। अब आपने कहा था जी गारंटी से गोरे हो जाओगे, ठीक है जी। अब वो लिखते हैं 99.9%, उसने कहा जी मैं 5% भी नहीं हुआ। आपने 99.9% लिखा था, 1% तो चलो मैंने भी मान लिया, 0.1%, मैं 5% भी नहीं हुआ, उसको क्लेम मिला। जो डीपर जाएगा वो कुछ ना कुछ कमाएगा, ये तो गारंटी है। आज आप एक ऐड देख लो, च्यवनप्राश की ऐड आती है, चीनी वाला च्यवनप्राश छोड़ो, गुड़ वाला च्यवनप्राश खाओ। चीनी वाला भी तो भैया तुम बेच रहे थे, उनकी पुरानी ऐड लेके कोई बंदा जाके केस कर दो कि चीनी वाला भी तो तुम्हारा ही था ना, वो कोलगेट मत लो, ये कोलगेट लो, पुराना कोलगेट भी तो आप ही की कंपनी का था ना। अब कौन आदमी इन चीजों को समझता है, और कौन आदमी जाके उनके साथ पंगा लेता है? नहीं, कोई भी नहीं लेता, क्योंकि किसी को पड़ी ही नहीं है इतना डीपर जाने की। हम इतनी गहराई में जाके सोचने की हिम्मत ही नहीं रखते। केश निखार साबुन से जब आप सर धोते हो तो बालों का गुच्छा हाथ में आता है, आता है कि नहीं आता? लेकिन आप कभी उस कंपनी वाले के पास नहीं जाते, और अगर कोई आपको गुस्सा कर देता है तो उसके व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेते हो कि इसको मैं दिखाऊंगा, इसको मैं बताऊंगा इसने मेरे ऊपर गुस्सा कैसे किया। हमारे जो विचार हमारा नेतृत्व करते हैं, उन विचारों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है? अगर आप अमीरों के बारे में सोचो तो आपको पता लगेगा कि आपकी जेब एक दिन में कितनी बार कटती है। एक बार अगर टावर लग गए, एक बार अगर सारी लाइन बिछ गई, तो कंपनी को पीछे से कॉल क्या रेट पड़ती है और कंपनी आपको क्या रेट कॉल लगाती है, आपने कभी हिसाब लिया? मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आपके पास अनलिमिटेड कॉल फ्री हो 299 रुपए के प्लान में, तब भी आप यूज नहीं कर सकते। 299 रुपए कंपनी से कभी भी वसूल नहीं कर सकते। वेयर इज प्रॉब्लम? हम भयभीत हैं, हम डरते हैं कि हम किसी से सवाल क्यों पूछ ले, किसी कंपनी से हम सवाल क्यों पूछ ले, किसी कंपनी को हम ऐसे कैसे बोलते हैं। आजकल प्राइवेट इंटरनेट लगते हैं सबके, पहले बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती थी, आजकल प्राइवेट इंटरनेट लगने लग गए हैं। आपको पता कहाँ से लगते हैं वो प्राइवेट इंटरनेट? किसी ने 500 जीबी डेटा खरीद लिया और उसने आप लोगों को 2-2 5-5 जीबी डेटा लोड कर दिया आगे, और डबल रेट पे बेचता है वो आपको डेटा। उसको पता है कि हम डेटा का यूज ही नहीं करते, हमें चाहिए जी 5G लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है, स्पीड है, स्पीड है, बहुत बढ़िया स्पीड है। टाइम कहाँ हमारे पास स्पीड यूज करने का? वो तो भला हो छोटे छोटे बच्चों का जो आजकल ये पबजी वबजी चलाने लगे हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज कर लेते हैं, नहीं तो बड़े बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं है। हम लोग हम क्या देखेंगे? व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, इसके अलावा हमारे पास क्या है फोन के अंदर? इंस्टाग्राम, फेसबुक, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा हम कितनी देर बैठेंगे उसके ऊपर पूरे दिन के अंदर? किसने हमें याद किया, किसने हमें याद नहीं किया, इस उम्मीद में हम सारा दिन फोन उठा उठा के देखते हैं, फिर रख देते हैं, देखते हैं, फिर रख देते हैं। हमें नहीं पता कि जितनी बार हम अपने दिन में ये एक्टिविटियां करते हैं, हम किन्हीं किन्हीं और विचारों को अपना नेतृत्व देते हैं। आपने कभी आइडिया लगाया इस बात के ऊपर? कोई व्यक्ति आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ नॉर्मल आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट बेच रहा है। आपने कभी इस कानून को भी पढ़ा कि कौन आपको एमआरपी में बेच सकता है, कौन एमआरपी के बिना आपको प्रोडक्ट, कौन सी साइट ऐसी है जहां पे आप ये पता करो कि ये एमआरपी पे बिकेगा या बिना एमआरपी के बिकेगा, या आदमी ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है? वी कैन नॉट। बट वी आर थिंक ओनली वन थिंग कि वी आर मिडिल क्लास, हम गरीब हैं। आप गरीब कैसे हो सकते हो? आप पूरा दिन पैसा लुटाते हो किसी ना किसी रूप में, पूरा दिन आपकी ही जेब काटी जा रही है, और जिसको आप जिस जो आपकी जेब काट रहा है उसका आपको कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो? आप सिर्फ सामने देख रहे हो। कोई साइड से आपकी जेब काट के जा रहा है, कोई पीछे से आपकी जेब काट के जा रहा है। यू कैन नॉट इमेजिन इवन कि हमारा कितना नुकसान होता है एक दिन के अंदर। और वास्तविकता क्या है हमारे विचारों की? हमारे विचारों की कोई वास्तविकता ही नहीं है। हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं सिर्फ इन चीजों के अंदर। पैसे आ जाएंगे तो ये करेंगे, पैसे आ जाएंगे तो ये करेंगे, पैसे आ जाएंगे तो ये करेंगे, काइंड ऑफ। आ जाएंगे, कहाँ से आएंगे?
पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो मेहनत करने से आएंगे ना, या किसी आइडिया से आएंगे। ऐसा तो नहीं हम अपने घर पे मशीन लगा लेंगे। अगर हम अपने बच्चे को गवर्नर भी बना दे तब भी हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। पैसे तो हमें कोई आइडिया देगा। लेकिन आइडिया दिमाग में कब आएगा? आइडिया दिमाग में आएगा ही तब जब कोई प्रॉपर विचार उस आइडिया का नेतृत्व करेगा। प्रॉपर विचार, या हम किसी प्रॉपर विचार को इस काम पे लगाएंगे। मान लो आपको 200 आदमी चाहिए काम करने के लिए, 500 आदमी चाहिए, 1000 आदमी चाहिए, लेकिन आपके पास कोई प्रॉपर विचार नहीं है। ठीक है जी। अच्छे अच्छे गुरु बन गए शादी.com पे बैठ के। न्यूमरोलॉजी की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, अच्छे अच्छे गुरु बन गए शादी.com पे बैठ के। शादी.com पे लोग क्या ढूंढ रहे हैं? पति, पत्नी। ठीक है, कोई सिंगल डिवोर्स है, कोई डबल डिवोर्स है, कोई विडो है। इससे अल्लाह बाहर तो कुछ नहीं है ना। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? शादी.com पे खुद जाके बैठ जाता है, लोगों का डेटा निकाला और उनको मैसेज भेज देता है, विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करे। 600 आदमी को अगर वो मैसेज भेजता है, 600 लोगों को अगर वो मैसेज भेजता है, तो कितने लोगों के रिप्लाई आएंगे? 60। और 60 में से अगर वो 10-10 हजार रुपए की रेमेडी किसी एक आदमी, मतलब 6 लोगों को बेचता है, तो उसके पास कितने आए? 60,000। और 600 आदमियों को मैसेज भेजने की उसकी कॉस्ट कितनी आई? 6,000। और कस्टमर बने अलग से। और उसकी रेमेडी कामयाब होगी कि नहीं होगी? कामयाब पक्का होगी, क्योंकि जो वो करेगा वो तो करेगा, लेकिन 5-7 तो वैसे ही लाइन में लग रहे होंगे शादी.com में, किसी ना किसी का वैसे ही काम बन जाएगा उन 6 में से। सिंपल फॉर्मूले है। मैं करना क्या चाहता हूँ अपने जीवन के अंदर? आप न्यूमरोलॉजी करना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? दुखी आदमी तो चाहिए। आपका ग्राहक कौन है? दुखी आदमी ना, जिसको जरूरत है। तो जॉब पोस्ट कर दो एक, नौकरी वालों को। सारे नौकरी वाले आपके पास आएंगे, जी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ 4 साल से, बताओ रेमेडी। कोई शादी वाला है, वो शादी ढूंढ रहा है, बताओ रेमेडी। और अगर आपको मेडिटेशन की क्लास लेनी है, तो नॉर्मल रैंडम आदमी को मैसेज ही क्यों करना है आपको? आपको मैसेज करना है सीधा बाबा रामदेव की ऑडियंस को, जिसको पता हो मेडिटेशन क्या है। सदगुरु की ऑडियंस को, जिसको पता हो कि मैसेज क्या है। उसके लिए मैसेज कहाँ जाना चाहिए? सदगुरु के ग्रुप में, बाबा रामदेव के ग्रुप में, या ऐसे किसी गुरु के ग्रुप में जो मेडिटेशन करवाता है। आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक जब तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आपका विचार आपका नेतृत्व नहीं करेगा। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपकी एक टारगेट ऑडियंस होती है, और आपकी टारगेट ऑडियंस तक जब तक आप नहीं पहुंचोगे, तब तक आपका विचार आपका नेतृत्व करेगा। और जब आपका विचार के अंदर इमोशन होगा, तो आप कितने भी इरिटेटिंग हो, आप कामयाब जरूर होंगे उस वक्त पे। आपने देखा कोई एक सबसे इमोशनल विचार ट्रेंडिंग में है जो बहुत इरिटेटिंग है? कितने लोगों के घरों में 2 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे हैं? एक बार हैंड रेस कीजिए, ऐसे हैंड रेस कीजिए, 2 साल से 12 साल तक के। ओके, तो ये सब उस कैरेक्टर को जानते हैं जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। एक बच्चा, छोटा सा, जिसकी मदर कहीं बाहर काम से गई, घर से बाहर, और उस बच्चे ने देखा, 4 साल के बच्चे ने, कि भैया ये जो, उसकी एक छोटी बहन थी 1 साल की, जो कि अभी चलना सीखी ही थी, मतलब घुटनों के बल चलती थी, वो घुटनों के बल चलते चलते गेट से बाहर निकल गई। वो 4 साल का बच्चा उसके पीछे पीछे भागा, और उसने देखा कि उसकी बहन रोड पे जा रही है। वो बच्चा रोड पे उसके पीछे पीछे भागा, और उसने अपनी बहन को आगे फुटपाथ पे चढ़ा दिया, जो घुटनों के बल चल रही थी, और खुद गाड़ी के नीचे आ गया। तो जब उस 4 साल के बच्चे की डेथ हुई, तो उसकी मदर को बहुत जबरदस्त ट्रॉमा लगा। ऑब्वियसली किसी भी मदर को ट्रॉमा लगेगा जब वो अपने 4 साल की बच्चे की डेथ को वो देखेगी। तो जब उसकी मदर को जबरदस्त ट्रॉमा लगा, तो उसकी मदर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसकी मदर ने उसको जिंदा रखने के लिए एक कार्टून बना दिया, जिसका नाम है क्या? शिंचैन। शिंचैन देखते हैं ना आपके बच्चे? तो शिंचैन सबसे इरिटेटिंग कार्टून है। ठीक है जी, सबसे इरिटेटिंग है। लेकिन उधर उसकी मदर के विचार में, वो उस वक्त का, उस मोमेंट का सबसे इमोशनल विचार है कि मेरे बच्चे को मैंने क्या करना है? जिंदा रखना है। और इसीलिए उसने उसके करेक्टर को मूविंग बनाया हमेशा। वो करता क्या रहता है पूरा दिन? अपनी बहन की केयर, इरिटेट सबको।
लेकिन उस विचार के अंदर इतना ज्यादा इमोशन था कि वो जिंदा ही रहा बच्चा। और उसकी मदर जापान के अंदर बिलेनियर बन गई, बिलेनियर। क्यों? क्योंकि वो विचार चला तो जापान से था, लेकिन पूरी दुनिया में हिट हो गया, और पूरी दुनिया में उसकी सबसे बड़ी मार्केट इंडिया बन गई। क्योंकि इंडिया में जो चीज चल जाए, सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में, जो चीज इंडिया में चल गई वो चीज पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि एक विचार जिसमें इमोशन हो कितना पावरफुल हो सकता है, चाहे फिर उसके पीछे की वजह कुछ भी हो। उसने एक छोटे से विचार के साथ इतना बड़ा कदम उठा दिया उस लेडी ने। और क्योंकि इमोशन तो उस विचार से आप निकाल ही नहीं सकते, आज भी नहीं निकाल सकते। हमारे लिए इरिटेटिंग हो सकता है, उसकी मदर के लिए वो इरिटेटिंग थोड़ी होगा आज भी। उसकी मदर के लिए तो उसका बच्चा है। तो हमें देखना है कि हमारे विचार में वास्तविकता क्या है। और जब आप वास्तविकता की बात करते हो तो वास्तविकता ना अलग है। अगर मान लो मैं आपको फोन कर रहा हूँ, किसी के घर पे मेरे को आना है, और आपने कहा आ जाओ, मैंने बोला जी आ रहा हूँ। आपने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ रहा हूँ। फिर आपने कहा आ जाओ, मैंने कहा आ रहा हूँ। आप आ जाओ कहते रहे, और मैं आ रहा हूँ कहता रहा। ना मैं पहुंचा, ना आप बुलाने से रुके। ऐसे होता है ना। मैं आऊंगा कब? मैं जब मैं आपके सामने बैठा हूंगा, तभी तो पहुंचूंगा, तो मेरी प्रेजेंस होगी ना कुछ। और मेरी प्रेजेंस होगी तो आप जाते ही दरवाजा बंद कर दो कि भैया आप नहीं जाने देंगे, बड़े मुश्किल से आए हो। तो कैसा फील होगा उस मोमेंट पे? वास्तविकता क्या है? हम पैसे को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कहता है आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, और जैसे ही वो आता है तो हम उसको बंद कर देते हैं। एक जो सिस्टम है, ऊर्जा का जो नियम है, हम उस ऊर्जा के नियम के विरुद्ध प्रवाह करते हैं। हम ऊर्जा के प्रति ऐसी भावना को रखते हैं। आपको लगता होगा कि आप किसी अमीर व्यक्ति को गाली दे रहे हो, या पैसे को बुरा बोल रहे हो, या पैसे से ही अमीर हो गया, इसके पास पैसे हैं ये कुछ भी कर सकता है पैसे से, पैसे वालों के लिए सब माफ है। जो कुछ आप बोलते हो ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वाइब्रेशन आपका नहीं जाता, वो सारा का सारा वाइब्रेशन पैसे को जाता है। तो पैसे के प्रति भावना क्या होनी चाहिए, और पैसे के प्रति वास्तविकता क्या होनी चाहिए, और पैसे के प्रति जो हमारे बोध होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? इस चीज को समझने के लिए आपको अपने विचारों में एक नेतृत्व डालना पड़ेगा। ये टेक्निक जो हम करेंगे, ये टेक्निक आज तक की सबसे पावरफुल टेक्निक में से एक मानी गई है। ठीक है जी। इस टेक्निक का मतलब ये है कि अगर मैं इस टेक्निक को करता हूं तो मैं चीजों को समक्ष पाता हूं अपने। तो मैं चीजों से दूर नहीं हूं। मैंने कहा मेरे पास पैसा आ रहा है, फिर वो आ नहीं रहा है, वो आ चुका है, समक्ष है वो। और क्या मैं उसके होने की किसी भी चीज की वास्तविकता को खुद कैसे खत्म कर सकता हूँ? मान लो किसी ने आपसे मांगे जी 1,000 रुपये उधार दे दो, और आपके पास हैं 1,000, लेकिन वो आपके अपने गुजारे के लिए। ऐसे ही होता है ना। मान लो मधु अग्रवाल मैडम का आइडिया लेते हैं, इनसे मांगे मैंने मैडम जी 1,00,000 रुपये उधार दे दो। तो इन्होंने के पास 1,00,000 है देने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा? मेरे पास तो नहीं है जी 1,00,000। इन्होंने मुझे मना नहीं किया, जो इनके पास है उसकी वास्तविकता को डिनाई कर दिया। इनके पास तो है ना, लेकिन इन्होंने इनकी वास्तविकता को डिनाई कर दिया। इनको ये बोलना चाहिए सर दे तो सकती हूँ, बट मेरा ये काम अटका हुआ है। हम क्या बोलते हैं? मेरे पास तो नहीं है। तो हम उस चीज की वास्तविकता को डिनाई कर देते हैं। जिस भी चीज को की वास्तविकता को आपने डिनाई कर दिया, वो चीज आपके अस्तित्व से चली जाती है। अब वो 1,00,000 रुपए इन्होंने मेरे को तो नहीं दिया, लेकिन इनके पास से पक्का जाएगा। ऐसे ही होता है बहुत बार। फिर हम सोचते हैं यार काश दे ही देते, कम से कम काम आ जाता, ये हो जाता वो हो जाता, उसके बाद हमारे ये रहते हैं। दूसरी चीज, जिस भी चीज की आप डिमांड करते हैं, डिमांड शब्द का मतलब समझते हैं? जो भी चीज हम मांगते हैं, हम उसकी भी वास्तविकता को खत्म कर देते हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, हे भगवान पैसे दे दे, तो पैसे मांग रहा हूं तो इसका मतलब मैंने उसकी वास्तविकता को खत्म कर दिया पैसे की। जिस भी चीज को आप मांग रहे हो उस चीज की वास्तविकता को आपने खत्म कर दिया, और जब मैंने उसकी वास्तविकता को ही खत्म कर दिया तो वो चीज मेरे पास रुकेगी कैसे? धन अब आप समझो, खुशी, प्रेम, स्वार्थ, आध्यात्मिकता,
आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ आपका अधिकार है। जब हम पैदा होते हैं तो इतने से होते हैं और हर दिन हम ताकतवर होते चले जाते हैं। ताकतवर ही होते हैं ना हम हर दिन, बड़े होते जाएंगे, ताकतवर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, ताकतवर होते जाएंगे। लेकिन उस ताकतवरता में जब हम ताकतवर हो रहे हैं, हमारा पैसे के प्रति रवैया कैसे तैयार हो रहा है वो देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत फजूल खर्ची करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, करते हैं ना कुछ लोग फजूल खर्ची, खुले हाथ से पैसा लुटाते हैं। बट आपने देखा होगा उनके पास पैसे कम नहीं होते, वो फजूल खर्ची करते हैं। जो आदमी कहता है ना मेरे हाथ से तो जी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, अरे भैया आपका हाथ खाली नहीं होता, तभी तो खर्च करते हो। अगर हाथ में होंगे तभी तो खर्च करोगे, नहीं होंगे तो खर्च थोड़ी करेंगे। और एक आदमी कहता है जी जेब में अगर 10,000 रुपये ना हो ना तो गुड फील नहीं आती। वो आदमी 10,000 रुपये दबा के ही रखता है अपने पास और वो खर्चा कर भी नहीं पाता, उसके खर्चे भी सारे हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुले हाथ से खर्चा करता है उसके पास पैसा रहता ही रहता है। अब जब मेरे पास ऑफिस में लोग आते हैं ना, हाथ लेके ऐसे बैठ जाते हैं, देखो ना जी मेरे हाथ में पैसा रुकता ही नहीं। अरे हाथ में पैसा नहीं रुकता तो कहाँ रुकता है? आपकी लग्जरी में तो रुकता है, आपके भौतिक वर्ल्ड में तो रुकता है। पैसा कहाँ खर्च करोगे आप? खाने पीने में, या कोई चीज खरीदने में, या किसी की मदद करने में, किसी ऐसी जगह पे ही खर्च करो ना। तो वो कहाँ है? वो आपकी भौतिकता में है। अब आप उसके ठहराव को किस प्रकार से महसूस कर रहे हो, ये आपकी सोच है। अदरवाइज पैसा तो आपके पास ही है। पैसे से आप कर भी क्या सकते हो? भौतिक चीजें ही तो खरीद सकते हो। और पैसे को भौतिकता में भी यूज नहीं करेंगे तो क्या फायदा? तो अगर आपके दिमाग में विचार है कि आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो ये एक कटु विचार है। आपके पास मेरे से हाथ से पैसा बहता है, जिसकी वजह से मैं भौतिक रूप से संपन्न हूं। और जो व्यक्ति फजूल खर्ची करेगा वही स्मार्ट होगा, चाहे वो खाने पीने में होगा, उसकी नॉलेज भी ज्यादा होगी, वो व्यक्ति पहनने में भी अच्छा दिखेगा आपको, क्योंकि उसमें हिम्मत है ना। वो 4,000 के शूज भी खरीद के लाएगा, वो 10,000 के शूज भी खरीद के लाएगा। उसको खर्च करना आता है, वो खर्च करेगा, और जब वो खर्च करेगा पैसा तो वो स्मार्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो हम जिसको फिजूल खर्ची शब्द यूज करते हैं अपने जीवन के अंदर, असल में वो फिजूल खर्ची नहीं है, वो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और पैसे के प्रति वो हमारा पॉजिटिव रवैया है। पैसा हमें भौतिकता देता है, भौतिकता से ज्यादा कुछ नहीं देता। और वो व्यक्ति अगर पैसे को भौतिकता में खर्च कर रहा है तो फिजूल खर्ची नहीं है। ठीक है जी, आप उसको फिजूल खर्ची कहते हैं तो फिजूल खर्ची नहीं है। मतलब अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो कोई फिजूल खर्ची नहीं है। आप अपनी भौतिकता में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो अगली बार पैसे देते हुए हाथ खोल के पैसे देने हैं आप लोगों को। तो किसी भी प्रकार की जो हमारे जीवन में शब्द आते हैं फिजूल खर्ची, ठीक है जी, पैसा कम नहीं होना चाहिए मेरे पास, मेरे पास पैसा नहीं है, और या पैसा दबा के चलो, बुरे वक्त में काम आता है। आप बुरे वक्त को बड़े प्यार से और इमोशन से मनी की एनर्जी के साथ इनवाइट कर रहे हो कि बुरा वक्त भी आएगा तो ये एनर्जी बाहर जाएगी। तो वो एनर्जी क्या चाहेगी? आने दो बुरा वक्त, मेरे को तो कम से कम बाहर निकालेंगे यहाँ से। जब तक इनका बुरा वक्त नहीं आएगा मेरा तो खर्चा ही नहीं करेंगे। ऐसा ही होता है ना। फिर एक दिन ऐसा होता है कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, निकालो जी जितना है तुम्हारे पास, फिर सारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो क्यों है, किस लिए दबा के रखा था कि बुरा वक्त आएगा तो बाहर जाएगा। ठीक है जी, आया, पैसा आप ही का था, जिस जिसको एक्सचेंज करवाने के लिए दिया, आते तो ऐसे ही चले गए, एक्सचेंज होके वापिस ही नहीं आए किसी के घर के अंदर पैसे, लोगों ने रख लिए, भाग गए। यही चीज हुई थी ना। नहीं बोलने ये शब्द, ये अपराध बोध के शब्द है हमारे जीवन के अंदर। फिजूल खर्ची सबसे टॉप लेवल पे रैंक करने वाला शब्द है जिसको हम सबसे ज्यादा बोलते हैं। मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता, मेरे पास पैसा नहीं ठहरता, ये क्या नाम है, मैं कितना भी कर लूं तो मैं क्या नाम है पैसे को रोक नहीं पाता। या फिर पैसा संभाल के रखो, बुरे वक्त पे काम आएगा। या फिर पैसे के प्रति मोर मैनी नेगेटिव विचार, अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे हमारे दिमाग के अंदर कौन से विचार नेतृत्व कर रहे हैं पैसे का। ऐसे विचार नेतृत्व कर रहे हैं जो मुझे गरीब बना रहे हैं। ठीक है, किसी अमीर को ये कहते सुना, जो विचार हम बोलते हैं? किसी अमीर को आपने विचार बोलते हुए देखा कभी भी जो हम बोलते हैं? नेवर। अमीर ओपन होता है,
वो क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा ITR दिखाओ, पैसे को पैसा खींचता है। फिर बैंक जाते हैं, जी हमसे लोन ले लो, आप यहाँ डिजर्व करते हो, आप यहाँ डिजर्व करते हो, यहाँ डिजर्व करते हो। एक आदमी जो आज खाली बैठा, उसको कोई फोन थोड़ी आता है। आप मान लो चाय की दुकान पे बैठे हो या बैंक में चले जाओ, फाइल लेके, जी लोन चाहिए, वो आदमी क्या करेगा, कहेगा जी कितना कमाते हो, आपने बोला जी कमाता तो नहीं हूँ इसलिए तो लोन चाहिए, कहेगा जी लोन नहीं मिलेगा आपको। लोन मिलता है? नहीं मिलता। अब आप 2 साल बाद उसी बैंक में जाओ, ITR भर के 5-5, 10-10 लाख की, और उसको बोलो जी लोन चाहिए, क्या कमाते हो ये देखो जी, क्या चाहिए जी, स्कूटी चाहिए जी, 50,000 का लोन चाहिए, 1 लाख का लोन चाहिए, सैलरी स्लिप लेगा, ये लेगा, घर की वेरिफिकेशन, होम की वेरिफिकेशन, पैसे दे देगा। अब क्यों दे दिए? पहले कोई गारंटी कार्ड नहीं था, अब क्या है, गारंटी कार्ड है। कहाँ है? पेपर के ऊपर है। अब आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कमाता हूं, आपने डिक्लेयर किया मैं कमाता हूं, तो सामने वाले ने भी डिक्लेयर कर दिया मैं भी आपको दे सकता हूँ। हर अमीर आदमी अपनी बैलेंस शीट को बड़ा 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 करके दिखाता है, टैक्स देने पे प्राउड फील करता है, और हम लोग क्या करते हैं, अपराध बोध। गवर्नमेंट कौन सा सड़क ठीक करवा के देती है जो हम गवर्नमेंट को पैसा दें? ये अपराध बोध की भावना है। क्योंकि जब तक मैं पैसे के साथ फ्री नहीं होऊंगा, जब तक पैसे के साथ मेरा फ्रीडम नहीं होगा स्वयं का, तब तक मैं पैसे के साथ उसकी वास्तविकता को महसूस नहीं कर सकता। एंड ट्रस्ट मी, पैसा वो नहीं है जो हाथ में है। मनी इज पेपर मनी और डिजिटल मनी, राइट? पेपर मनी और डिजिटल मनी। पेपर मनी कहाँ पे होगी आपके पास पैसे के अलावा? प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी होगी ना जी, मेरी इतनी लैंड है, मेरी इतनी लैंड है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ऐसे तो आप कैलकुलेट करोगे, या आप पेपर मनी में काउंट करोगे? पेपर मनी तो कानून है जी, आप 2 लाख से ऊपर घर पे नहीं रख सकते। आप रख के चलो, कानून तो ये भी है कि आप इतना ही कैश लेके जा सकते हो घर से बाहर, इससे ज्यादा कैश आप पॉकेट में लेके नहीं जा सकते। वो अलग बात है कि हमें कोई पूछता नहीं है, लेकिन कानून तो है ना। नहीं तो 2-2, 4-4 लाख रुपए जिनके घर से मिलते हैं रेड के अंदर, खबर आती है टीवी के अंदर, जी इतने लाख रुपए बरामद हुए। अब देखा जाए तो 3-4 लाख रुपए तो बरामद हुए, चलो गोल्ड वोल्ड ये अलग चीजें होती हैं, 3-4 लाख ही तो बरामद हुए, लेकिन वो अलाउड नहीं है रखने। तो पैसा दूसरा कहाँ है? पेपर पे। बड़ा पैसा कहाँ है? बड़े पेपर के ऊपर, रजिस्ट्रियों के पेपर के ऊपर। छोटा पैसा कहाँ है? छोटे पेपर के ऊपर। सॉलिड मनी कहाँ है? आपके गोल्ड के ऊपर, आपके क्या नाम है, सिल्वर के ऊपर। सॉलिड मनी आपके पास वहां पे है। अब पैसे के प्रति मेरा व्यवहार क्या है? पैसे के प्रति मेरा व्यवहार बिल्कुल अलग है, नजरिया अलग है। ठीक है जी। आप पैसे से प्यार करते हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है, आप पैसे का पूजन भी करते हो, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन पैसे के प्रति जो हमारा एक प्रॉपर नजरिया होना चाहिए, दैट इज वेरी डिफरेंट। ठीक है। पैसे के प्रति दुर्भावना या बुरी भावना रखना खराब है। मैंने आप सभी व्यक्तियों को बोला था कि चावल रखना गिलास में, आप सभी ने रखे थे चावल? सभी व्यक्तियों ने चावल रखे थे कटोरी में, गिलास में, कहीं पे? उसके साथ बातचीत कर रहे हैं हम डेली चावल के साथ? ओके। तो बातचीत करते रहिएगा, आपको इन विचारों की ताकत वहीं से पता लगेगी। अब बिल्कुल ऐसा है कि आप पड़ोस में गए, आप दरवाजे पे पहुंचे ही आपको आपका नाम सुनाई दिया और पता लगा आप ही की चुगली हो रही है। कोई अच्छा भी नहीं कह रहा आपके बारे में और बुरा भी नहीं कह रहा। आपका क्या सिस्टम बनेगा उस टाइम पे? पैसा मेरे घर पे ही है और मैं उसको डरा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो बचा के रखना चाहिए। ठीक है जी। अब वो डर रहा है, मान लो 4 बच्चे, 4 में से कोला आज एक पिटेगा, तुम में से तुम्हारी गलती पकड़ी गई है, तो डरेंगे तो चारों। अब हर नोट जो आपके घर में पड़ा है वो डर गया कि भैया थोड़े बहुत में कौन आएगा, मैं आऊंगा कि ये आएगा। वाइब्रेशन है ना आपका, आप वो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर रहे हो। इसीलिए बिल गेट्स की स्टोरी बड़ी फेमस है कि बिल गेट्स के पैसे गिर गए थे तो वो उसने पैसे उठाए नहीं, वो सीधा आगे चला गया। ठीक है जी। दैट्स वाई ही इज बिल गेट्स ना। 35,000 रुपये में किसी को इतनी सक्सेस मिल जाए, इससे बड़ी क्या चीज है? 35,000 गिरे थे उसके पॉकेट से, आज तक उसकी कहानियां सुनते हैं लोग, जी बिल गेट्स ने पैसे नहीं उठाए थे। मैं भी गिरा दूं अगर पूरी दुनिया कहानी सुने तो। क्योंकि जिसका रवैया था ना, उसने मनी को फ्री कर दिया, फ्रीडम दिया मनी को, बिल गेट्स ने। और मनी ने उसको बदले में क्या दिया, जो आप मनी से ले सकते हो, भौतिकता। मनी ने उसको उतनी भौतिकता दे दी कि आज तक उस कहानी से इतना फेमस हुआ
कि हम, मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को उसका नाम भी नहीं पता था, हम व्हाट्सएप पे उसकी कहानियां पढ़ पढ़ के मतलब उसके बारे में जानने और सर्च करने के लिए। जब तक आप पैसे को फ्री नहीं करेंगे, फ्री करने का मतलब ये नहीं है कि शादी में उड़ा देने हैं हमें जाके किसी के अंदर। फ्री करने का मतलब है कि उसके प्रति जो हमारा रवैया है, उस रवैये से हम उस पैसे के साथ अपना बिहेवियर शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम दिक्कत नहीं है। अपराध बोध खत्म करना है, बिजली के बिल, आपके टीवी का रिचार्ज, आपका मोबाइल का रिचार्ज, आपके गैस के बिल, आपके राशन के बिल, जितने भी खर्चे आपके होते हैं, उसके लिए हमें धन के साथ अपना सिस्टम बिल्कुल अलग करना है। आपका बच्चा जब आपके घर से कहीं बाहर जाता है तो आपको क्या होता है? चिंता होती है, ठीक है। और आपका बच्चा जब घर वापस आता है तो आपको क्या होता है? खुशी होती है। तो पैसा जब जाए तो पैसे के प्रति हमारा इमोशन वही होना चाहिए जो अपने बच्चे के प्रति होता है। पैसा जब आए तो पैसे के प्रति हमारा इमोशन वही होना चाहिए जो अपने बच्चे के प्रति होता है। अगर आप धन को एक ऐसे भाव के साथ अपने पास रखते हैं कि आप उसकी वास्तविकता को महसूस कर पाए, तो धन आपके साथ काम करेगा। अगर हम धन के साथ वो भाव नहीं रखते कि हम उसकी वास्तविकता को महसूस नहीं कर पाते, तो धन हमारे साथ अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। तो आपको पता है एक टेक्निक ऐसी भी है जो हम क्लास के लास्ट में आज करने वाले हैं, लास्ट के 5 मिनट्स में, कि धन की वास्तविकता को आप हमेशा ही महसूस करोगे अपने पास। प्रॉस्पेरिटी अभिशाप है या वरदान? प्रॉस्पेरिटी एक वरदान है, ठीक है जी। अभिशाप क्या है? प्रॉस्पेरिटी को कोसना, ठीक है। दूसरों से जेलस करना एक अपराध है। दूसरों की प्रॉपर्टी से जेलस करना, दूसरों के गोल्ड से जेलस करना, दूसरों की जेब में पड़े पैसे से जेलस करना, ये एक अपराध है। क्योंकि आप पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं कर रहे, उसकी प्रॉपर्टी से कर रहे हो जेलस। पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर आप जेलस करो तो अलग वाइब्रेशन आएगा, लेकिन आप उसकी पर्टिकुलर, उसने गोल्ड के ये डाले, आपने बोल दिया गोल्ड, जैसे गोल्ड आया तो गोल्ड के ऊपर सारी बात आ गई, दूसरी चीज तो वहां पे खत्म ही हो गई आपकी। तो जो ये भावना है पैसे के प्रति, वो बहुत सोच समझ के हमें यूज करनी चाहिए। जब तक ये भावना हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी वास्तविकता को महसूस नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारे ये विचार हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट मनी, रिस्पेक्ट मनी और रिस्पेक्ट मनी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैसा कहाँ है आपके पास? विचार, विचार में, आपकी आर्थिक स्थिति के अंदर, यही है ना पैसा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दुनिया का कौन सा ऐसा अमीर आदमी है जो जो जेब में नोट लेके घूमता है? कोई एक, कोई तो एक। जो दुनिया के टॉप 1,000 लोग हैं, उनके ऊपर ये रिसर्च है कि अगर आप उनके पास जाके 10 रुपए मांग लो तो नहीं होते। भारत के प्रधानमंत्री को भी मंदिर में पैसे देने से पहले साथ वाले से मांगने पड़ते हैं कि 10-20 रुपए देना जरा चढ़ाने। मनी हमारी आर्थिक स्थिति में है और मनी हमारी मानसिक स्थिति में है। और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम यह है कि वो मनी को देखना चाहता है अपने घर की तिजोरी में, या गद्दे के नीचे, अलमारी में, या किसी और रूप के अंदर। यही होता है ना जी, क्योंकि हम उसकी वास्तविकता को समझ ही नहीं रहे हैं। वास्तविकता में मनी आपकी आर्थिक स्थिति है। आपकी आर्थिक स्थिति आपका स्टैंडर्ड बनाती है, और आपकी आर्थिक स्थिति आपको देती है सक्सेस। सक्सेस के साथ साथ आपको मिलता है फेम। जो आपका फेम है वो बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। आपका फेम, फेम मतलब अगर जो भी व्यक्ति, अगर मान लो मेरे को पता है कि किसी व्यक्ति के पास, उमा शंकर जी के पास 1,000 एकड़ जमीन है, ठीक है जी, 1,000 एकड़ जमीन के मालिक हैं। तो आप ये बताओ, इनको एक एकड़ भी बेचना नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर इनके पास कितने चक्कर लगाएंगे डेली? कितने प्रॉपर्टी डीलर इनके पास जाएंगे हर रोज? सिर्फ उनको पता है कि ये मालिक है। अगर सिर्फ इतना पता भी होगा ना, तो डेली के कम से कम 10 प्रॉपर्टी डीलर तो उनके पास जाएंगे, और जाते ही रहेंगे। वो किसके पास जा रहे हैं? उमा शंकर जी के पास जा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के पास जा रहे हैं। किसी दूसरे के पास क्यों नहीं आ रहे? उसके पास 2 एकड़ भी नहीं है, उसके पास जाके वो करेंगे भी क्या? आपकी जो आर्थिक स्थिति है और आपकी जो मानसिक स्थिति है, वही डिसाइड करती है कि आप कितने अमीर हो।
आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास आप जाके बैठ जाओगे, आपको चाय भी नहीं पिलाएंगे, चाय भी नहीं पिलाते वो लोग हमें, ठीक है जी। और हम जाके उनके पास बैठ के आते हैं, और जब वो व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसकी खूब सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर है हमारी नजर में, और वो हमारे ऊपर 1 रुपए का भी खर्चा नहीं यूज करता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करता। इसका मतलब पता है क्या है? हम उसकी जो आर्थिक स्थिति और मनोस्थिति है वो बहुत मजबूत है हमारे मुकाबले। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा उसके साथ बिहेवियर क्या हो। हमें लगता है कि किसी तरह ये इंसान हमसे खुश रहे बस। लेकिन वास्तविकता में हमें किसको खुश रखना है? अपनी मानसिक स्थिति को। जब मेरी मानसिक स्थिति खुश होगी, मेरी आर्थिक आर्थिक स्थिति संपन्न होगी, तो मेरे वाइब्रेशन अपने आप काम करेंगे। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ जिसमें कि आपको ये टेक्निक समझने की जरूरत है, और फिर हम लास्ट के 2 मिनट इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। एक बार एक व्यक्ति होता है जिसके गांव के अंदर भयंकर सूखा पड़ता है, ठीक है जी। इतना भयंकर सूखा पड़ता है, इतना भयंकर सूखा पड़ता है कि ये बात तय हो जाती है कि गांव में अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अब खाने का कोई सिस्टम बचेगा नहीं हमारे यहाँ पे। तो उस व्यक्ति को कोई बताता है कि कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि हमारे गांव के अंदर कोई चमत्कार हो जाए। तो वो व्यक्ति एक यात्रा पे निकलता है, और उस यात्रा पे एक मॉन्क के पास जाता है जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त होता है, और उस मॉन्क से पूछता है कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में सूखा पड़ गया, और मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ, मेरी कुछ मदद करो। तो वो मॉन्क कहता है कि कैसा, कब हुआ? तो उसने कहा ऐसा कुछ सालों से लगातार हो रहा है। तो बोल रहे तुम कुछ सालों से लगातार क्या बात कर रहे हो? तो कह रहा कुछ सालों से हम सूखे का कारण ढूंढ रहे हैं। उसने कहा अच्छा। तो मॉन्क ने कहा ठीक है, जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कह रहा जी मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे कोई एश्योरेंस दो। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, आपने सिर्फ कहा जाओ सब ठीक हो जाएगा, तो ये बात मेरे लिए इनफ नहीं है। तो मॉन्क कहता देखो अब मेरी कुछ उम्र बची नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, और शायद अगली मुलाकात भी हमारे बीच में ना आए। तो मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। तो मॉन्क जाके एक पहाड़ी पे खड़ा हो जाता है, और दोनों हाथ फैला के आंख बंद करके 5 मिनट में वापिस आ जाता है। अब उस व्यक्ति को फिर समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। वो कहता है जी आपने किया क्या? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वास्तविकता को महसूस किया। किसको महसूस किया? वास्तविकता को। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि मैंने उस पहाड़ पे खड़े होके अपने सभी पूर्वजों से, देवी देवताओं से माफी मांगी, अगर मैंने जाने अनजाने में कोई मिस्टेक की है तो। और माफी मांगने के बाद मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे हवा में फैला दिए, और दोनों हाथ हवा में फैलाने के बाद आंखें बंद करके मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारे गांव के अंदर खड़ा हूँ, और तुम्हारे गांव के अंदर बादल गरज रहे हैं बहुत अच्छे। धीमी धीमी बारिश हो रही है, और धीमी धीमी बारिश से मिट्टी की खुशबू बनने लगी है मिट्टी के अंदर, और मैं उस खुशबू को महसूस कर पा रहा था। और धीरे धीरे मैं तुम्हारे गांव की बारिश के अंदर भीगता गया, भीगता गया, भीगता गया, और भीगता गया। अब वो व्यक्ति को उस व्यक्ति ने कहा तो यही करना होगा बस? उसने कहा यही करना होगा बस। उस व्यक्ति को अपने गांव में वापस पहुंचने में 4 महीने लगे, और जब वो अपने गांव में गया तो उसके गांव के अंदर हरियाली थी, ठीक है जी। ये टेक्निक एक बहुत पुरानी टेक्निक है कि वास्तविकता वो नहीं है जो हम सोचते हैं, वास्तविकता ये है जो हम महसूस करते हैं। वास्तविकता ये है, हे भगवान पैसे दे दे, या मैं मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है जी। ये वास्तविकता नहीं है। जिस चीज को आपने मांगा, उसको मांगने के पीछे के विज्ञान को समझिए कि मैंने कहा मुझे पैसा दे दो, मतलब मेरे पास नहीं है। ये मैंने सिद्ध कर दिया कि मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी वास्तविकता को, उस शब्द की वास्तविकता को खत्म कर दिया। उसने कहा सूखा है, बारिश नहीं है। उस मॉन्क ने कहा बारिश मांगने की चीज नहीं है, बारिश को महसूस करो। अगर तुमने बारिश को मांगा तो बारिश के अस्तित्व को ही तुमने खत्म कर दिया। और वो लोग गांव वाले क्या मिस्टेक कर रहे थे? बारिश के अस्तित्व को ही खत्म कर रहे थे।
हम सुखे का कारण ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम धन के बारे में बात करते हैं, हम धन की वास्तविकता को महसूस कर पाते हैं क्या? क्या इस घटना का परिणाम बता देता हूं आपको क्या हो सकता है। खाली बैठे आदमी के पास, खाली बैठे आदमी ने ये प्रार्थना की। खाली बैठे में बिल्कुल कोई काम नहीं था, उसने कहा चलिए यही कर लेता हूँ। ये प्रार्थना करी और उसने ठीक 1 घंटे के अंदर 2 लाख रुपए की सेल करी, जबकि ना उसको कस्टमर चाहिए था और ना ही कस्टमर को इसकी लिस्ट में था, ना ही उसके दिमाग में ऐसा कोई विचार था। 2 लाख रुपए की सेल। आप यकीन मान सकते हैं इस बात पे? खाली बैठे आदमी ने, और सेल का मतलब है जो बिक गया और आपके पास पैसा आ गया। आपका सामान बिक गया और आपके पास पैसा आ गया। कितने लोग इस बात पे यकीन करते हैं? व्यक्ति तो मैं ही हूँ वो, जिसने इस चीज को महसूस किया और सेल किया विद इन 1 आवर। कोई मतलब ही नहीं था, कोई विचार ही नहीं था। और ये इतनी इजी टेक्निक है जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पैसे में आपको क्या महसूस करना है? पैसे का टच, पैसे की खुशबू। नोटों की खुशबू ली है किसने कभी? ली है? तब ली थी जब 2000 का नोट नया नया बन के आया था, उसके बाद नहीं ली किसी ने भी। पैसे की खुशबू, पैसे का टच और पैसा मेरे पास है। अमीरी को महसूस करना ही वास्तविकता है। मैं प्रेजेंस में क्या हूँ, अमीर हूं कि नहीं? फ्यूचर में तो मैं बनूंगा, लेकिन प्रेजेंस में क्या हूँ? जब तक प्रेजेंस में नहीं होऊंगा अमीर, तो मैं फ्यूचर में अमीर कैसे बनूंगा? ऐसा ही होगा ना। और अगर मैं आज अपनी मानसिकता के अंदर उस वास्तविकता को महसूस नहीं कर सकता, तो कल मैं अमीर कैसे बनूंगा? तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं 2 मिनट की। आप लोगों को उस वास्तविकता को महसूस करना है, मांगना नहीं है और ना ही देना है। मांगना नहीं है, ना ही देना है, सिर्फ उसकी वास्तविकता को आंख बंद करके महसूस करना है अपने इमोशन के साथ। मधु अग्रवाल मैडम जी, बातें ना करें, क्लास पे ध्यान दें। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अनुभव अच्छे होंगे, लेकिन टेक्निक समझा देता हूँ। टेक्निक ये है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम नोटों के बिस्तर पे सोएं। ऐसी ख्वाहिश होती है ना हमारी कि हम नोटों के बिस्तर पे सोएं। और ऐसी भी ख्वाहिश होती है, जब आप इस टेक्निक को करें तो सिर्फ आपको पैसे की बारिश को महसूस करना है। और पैसे की बारिश के साथ आपको पैसे की खुशबू को महसूस करना है। पैसे की खुशबू बहुत कम लोगों के पास होगी,
जबकि पैसे की फ्रेगनेंस होती है। जब भी आपका कोई नोट आए तो उसको गहरी स्मेल के साथ महसूस कीजिए। 2-4 बार एक नोट की स्मेल करेंगे तो परमानेंट आपके पास उसकी स्मेल आ जाएगी। और अगर किसी को अपनी ये ख्वाहिश पूरी करनी हो कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं पैसों के बिस्तर पे सोऊं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए होते। अगर आप अपने आसपास 10-15 नोट डाल के भी सो जाएंगे तो आपका बिस्तर पैसे का बिस्तर ही कहलाएगा। आई एम नॉट किडिंग, ऐसा ही होता है। ठीक है जी। आप ये एक्टिविटियां कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर, क्योंकि ये धनवान होने की फील देगा, ये खुशी देगा आपको अमीर होने की। क्योंकि ये काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया, मेरे सराउंडिंग का आदमी की पैसे के बिस्तर पे नहीं सो पाया, मैं सो पाया। ये आपको वो फील देगा। आपका ये विचार हमेशा इस बात का नेतृत्व करेगा कि मैं नोटों के बिस्तर पे सोया। और मैं यकीन मान सकता हूँ कि आने वाले 8-10 दिन के अंदर सब सो चुके होंगे नोटों के बिस्तर के ऊपर। और यही इस क्लास का आउटपुट भी होगा हमारा। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो तो एक अमीर से आपको अमीरी की फील देने वाली एक्टिविटियां हैं कौन सी? पहले ये है कि मैं नोटों के बिस्तर पे सो सकता हूँ। एक चांदी की थाली जो कि 10,000 रुपए में तैयार हो सकती है। मैं हर रोज चांदी की थाली में खाना खाता हूँ। जरूरी थोड़ी आसाराम बापू ही खाएगा, हम भी खा सकते हैं। ठीक है जी। मैं चांदी की थाली में खाना खाता हूँ। मैं नोटों के बिस्तर पे सोता हूँ। जब ये विचार आपका नेतृत्व करेंगे तो आप कहाँ होंगे? बहुत सारे लोगों के घर पे चांदी की थाली होगी, लेकिन बंद होगी। बंद का मतलब समझते हैं? बेड के अंदर या अलमारी के अंदर, या छुपा के रखी होगी कहीं क्योंकि ये चांदी की है। अगर आप उसमें रोज खाना खाते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको अमेरी का एहसास करवाएगा। 4 पड़ोसियों ने देख लिया तो वैसे कहेंगे जी ये तो बहुत अमीर हैं, चांदी की थाली में खाना खाते हैं, किसी को बताते नहीं। पड़ोसी भी वाइब्रेशन दे के जा रहा है आपको। 4 दोस्तों को बताया कि कल मैं नोटों के बिस्तर पे सोया तो कहेगा इतने नोट कहाँ से आए? आपने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो भी वाइब्रेशन देगा कि यार इसके पास कहीं से ना पैसा आ रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा है इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। मतलब ये उन लोगों की एक्टिविटियां हैं। डू यू नो अबाउट डार्क फैंटेसीज? ये अमीरों की डार्क फैंटेसीज हैं। जब वो उनके पास पैसा कम होता है वो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जिससे उनके विचारों का नेतृत्व करने वाले कुछ ऐसे विचार हों जो उनको गुड फील करवाएं। और ये गुड फील करवाने वाले विचार हैं। तो सिल्वर की प्लेट में खाना खाइए, जो कि बहुत महंगी नहीं होती। आप हल्की सी भी बनवा लोगे रहेगी तो चांदी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। चांदी के गिलास, चांदी की प्लेटें हमारे हिंदुस्तान में लगभग लगभग सभी लोगों के पास होते हैं। लगभग लगभग राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सारी स्टेट के लोगों के पास होते हैं। नहीं है तो कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है, हम परचेज कर सकते हैं। वो देखो कोई निकाल के भी बैठ गए हैं चांदी की प्लेट। लेकिन अब आप उसके अंदर खाना खाएंगे रोज तो आपको क्या फील आएगा? सिर्फ किसी एस्ट्रोलजर ने कहा कि चंद्रमा ठीक करने के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पियो या बच्चे को पिला दो, तभी थोड़ी चांदी का गिलास वापिस आता है। वो किस काम का है? अगर आप उस भौतिकता को यूज नहीं कर पा रहे हो तो अपने जीवन में वो आपको क्या देगा? आपको एक ऐसी फील देगा जो फील आपके पास पहले कभी नहीं आई। अगर आपके पास 2,000 रुपये भी हैं, 5,000 रुपये भी हैं, 100 के नोट, तो अब तो नोट ही है ना। आप सो तो नोटों के बिस्तर पे ही रहे हो ना। कोई फट थोड़ी जाएगा नोट, और फट जाएगा तो गोलगप्पे वाले जिंदाबाद, हम कहीं भी चला के आ जाएंगे। इतने कलाकार तो हम हैं ही हैं, चला के तो हम कहीं भी आ जाएंगे। ना कोई नोट फटता, ना कुछ होता, लेकिन फील क्या है? आप 10 दिन करके देख लो। आप 10 डेज 2,000 रुपए के 2,000 रुपए सिर्फ मात्र 20 नोट 100 के अपने बिस्तर पे डाल दो और सो जाओ। आपकी फीलिंग अलग होगी, आपकी एनर्जी अलग होगी। उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि भौतिक वर्ल्ड में अंबानी सोता हो या ना सोता हो, पर मैं नोटों के बिस्तर पे सोता हूँ। कंपैरिजन कहाँ चला जाएगा आपका खुद से, आपको खुद को नहीं पता। लेकिन वो विचार जो आपको अपराध बोध देता था वो खत्म हो जाएगा। वास्तविकता बदल जाएगी। नेतृत्व नेतृत्व करने वाले विचारों के जो भाव हैं बदल जाएंगे। और हर विचार आपको क्या देगा? हैप्पी हार्मोन, डोपामिन। जब हमें हैप्पी हॉर्मोन्स मिलेंगे, डोपामिन मिलेगा, तब उसके बाद हमारा क्या नजरिया होगा खुद के लिए। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो आप अमीर बनने के लिए कर सकते हैं। ये नहीं है
कि मैं 5,000 रुपए की शर्ट डाल लूं, 50,000 रुपए की शर्ट डाल लूं, ब्रांडेड जूते डाल लूं और लोगों को बोलूं कि मैं ब्रांड हूँ। अच्छे अच्छे ब्रांड वाले के पास इतनी हिम्मत नहीं है जी, वो नोटों के बिस्तर पे सोए। आप सो सकते हो, आप अपने विचारों को ऐसा नेतृत्व दे सकते हो। 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, जितने मन करे उतने बिस्तर पे डाल दो, सो जाओ। फील क्या होगा? यू कांट इवन इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी बॉडी का वाइब्रेशन उसके बाद क्या होगा। तो उम्मीद करूंगा जो भी व्यक्ति इस एक्टिविटी को करेंगे वो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे। और एक्सपीरियंस में एक कंडीशन है, जो नोट आपका बेड पे रह गया वो आपका, और जो बेड से नीचे गिर गया वो हमारा, सोते हुए। ठीक है जी। पंखा वंखा चलाओगे, एक आधा नोट गिरेगा या वैसे ही गिर गया तो वो हमारा, जो बेड पे रहा वो आपका। खाली आप थोड़ी अमीर बनोगे, हम भी दुआ करेंगे कि भैया ये पलटे ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा होगी तो इधर उधर पलटेगा आदमी, जब पलटेगा तो 2-4 नोट तो हमारे खाते में भी गिरेंगे वहां से। तो करना क्या है, इन विचारों को फॉलो करना है। देखिए ये मेडिटेशन वाली एक्टिविटी नहीं है, ना ही ये एनएलपी वाली एक्टिविटी, ये वो एक्टिविटी है जो पूरी तरह वैज्ञानिक है और जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल तरीके से ब्रेन के अंदर रसायन ही चेंज कर देगी, मतलब हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल लोचा कर देंगी। ये वो एक्टिविटीज है। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड नोटों के बिस्तर पे सो रहा है, तो क्या खींचेगा? अगर ये आप पेपर पे 5 लाख 10 लाख की आईटीआर दिखा के 1 लाख का लोन ला सकते हैं, तो नोटों के बिस्तर पे लेट के आप क्या नहीं ला सकते यूनिवर्स से? ऐसी कौन सी डिजायर्स है जो आपकी फुलफिल नहीं होंगी? तो ये एक्टिविटी हमें करनी है और पैसे की वास्तविकता को हमेशा महसूस करना है, मांगना नहीं है। ठीक है जी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे परसों, और सॉरी मंडे को हम लोग क्लास के अंदर, और मंडे शायद मैं बाहर भी हो सकता हूँ, तो हम ट्यूसडे को क्लास में मिलेंगे। और दूसरी चीज एंड इम्पोर्टेंट चीज, विजन बोर्ड मैंने जो एक्टिविटी आज की रखी थी वो मैंने जान के नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ लोगों के पास डेटा अभी बना नहीं है। और दूसरी चीज, जो सवाल आपके पास हैं, वट एवर क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, उनके जवाब आपको ढूंढने हैं। सभी आदरणीय सदस्यों को आपको जवाब ढूंढने हैं, और जवाब जब तक आप नहीं ढूंढेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। अंदर हलचल होनी चाहिए दिमाग के अंदर, उनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। और क्योंकि आपके पास 2.5 से 3 दिन का टाइम है, और आप चाहें तो किसी भी क्लास को रिपीट सुन सकते हैं। ये क्लास एक बार में घुसने वाली नहीं है दिमाग के अंदर, एक दो बार टाइम निकाल के सुन लिया कीजिए। कुछ लोगों का मुझे ये चैलेंज है कि सर जी आपकी क्लास 1 घंटे की होती है, हम नहीं सुन पाते। सिंपल है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को, 15 मिनट रात को, बिल्कुल डॉक्टर की दवाई की तरह 15-15 मिनट के ब्रेक में सुन लिया कीजिए, क्योंकि टाइम का सब कोई दिक्कत होता है, लेकिन जब भी सुने ध्यान से सुने। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।